हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 3 मूविंग थिंग्स का लेसन नंबर 9 मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to study chapter 9 in physics, and the chapter name is Motion and its Description. So let's start our chapter. You must have seen number of things in motion. For example, car, bicycle, bus moving on a road, train moving on rails, aeroplane flying in the sky, blades of an electric fan, and a child on a swing. What makes things move? Are all the motions similar? आप लोगों ने बहुत सारे थिंग्स को मोशन में देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए कार, बाईसाइकिल, रोड पे जो बस मूव करती है, या फिर जो ट्रेन जो रेल की पटरियों पे दौड़ती है, ये सब मूव करते हैं। एरोप्लेन जो कि स्काई में फ्लाई होते रहते हैं, मीन्स उड़ती है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फैन है उसके ब्लेड्स भी मोशन में होते हैं, और जो एक बच्चा झूला पे झूलता है वो भी मोशन में है। तो क्या ऐसा चीज है जो इन थिंग्स को मूव, मीन्स ये जितने भी सामान है उन्हें मूव करने में हेल्प करता है, और जितना भी ये जो मोशन है क्या वो सिमिलर है? यू माइट हैव सीन दैट सम मूव along straight line, some along curved path, and some to and fro from a fixed position. How and why these motions are different? You will find answers to all such questions in this lesson. Besides studying about various types of motions, you will learn how to describe a motion. For this, we will try to understand the concepts of distance, displacement, velocity, and acceleration. We will also learn how these concepts are related with each other as well as with time. How a body moving with constant speed can acquire acceleration will also be discussed in this lesson. तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जो चीजें हैं वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, या फिर जो कुछ कर्व पाथ पे मूव कर रही है, या फिर जो कुछ चीजें जो फिक्स पोजीशन से टू एंड फ्रो में मूव कर रही है। तो ये कैसे और क्यों है जो ये मोशंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है? आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस लेसन में प्राप्त करने वाले हो। इन सब के अलावा हम लोग इस लेसन में वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन को भी पढ़ने वाले हैं। हम लोग मोशन को डिस्क्राइब भी करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके लिए हम लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, जैसे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि ये जो चीजें वो एक दूसरे से अलग कैसे है, ये टाइम क्या होता है, फिर जो ये बॉडी जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसमें जो एक्सेलरेशन क्या अपना मतलब कि उसका रोल है। हम लोग इन सभी चीज को इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। Motion and rest. If you observe a moving bus, you will notice that the position of bus is changing with time. What does this mean? This means that the bus is in motion. Now suppose you are sitting in a bus moving parallel to another bus moving in the same direction with same speed. You will observe that the position of the other bus with respect to your bus is not changing with time. In this case, the other bus seems to be at rest with respect to your bus. However, both the buses are moving with respect to surroundings. Thus, an object in motion can be at rest with respect to one observer, whereas for another observer, the same object may be in motion. Thus, we can say that the motion is relative. अगर आप ऑब्जर्व करो एक मूविंग बस को, तो आप लोग क्या नोटिस करोगे कि जो पोजीशन है बस का वो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बस है वो मोशन में है। अब आप सपोज करो, सोचो कि आप एक बस में बैठे हुए हो और आपके पैरेलल भी एक दूसरा बस सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जिस डायरेक्शन में आपका बस जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो दूसरा बस भी जा रहा है, और सेम स्पीड के साथ जा रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पोजीशन है दूसरे बस का वो आपके बस के रिस्पेक्ट में क्या है, चेंज नहीं हो रहा टाइम के अकॉर्डिंग। इस केस में जो दूसरा बस है वो रेस्ट में दिखेगा आपके बस के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो दोनों बस है वो मूव हो रहा है
सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, चारों तरफ जो चीजें है उसके रिस्पेक्ट में जो दोनों बस है वो मूव कर रहा है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो एक ऑब्जर्वर के लिए लगेगा कि जो बस है वो मूव नहीं कर रहा है, जैसे कि आपके अकॉर्डिंग जो दूसरा बस है वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वही चीज अगर दूसरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे तो उसे क्या लगेगा कि वो चीजें मूव कर रही है। इसलिए हम लोग जो कह सकते हैं कि जो मोशन है वो रिलेटिव है एक दूसरे से। Let us understand the concept of relative motion. Suppose you are sitting in a vehicle waiting for traffic signal and the vehicle beside you just starts moving. You will feel that your vehicle is moving backward. तो हम लोग ये रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और ट्रैफिक सिग्नल के लिए वेट कर रहे हो और आपके बगल में जो दूसरा गाड़ी है वो स्टार्ट किया मूव करने के लिए, तो आप क्या महसूस करोगे कि जो आपका जो गाड़ी है आपने स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन आपको क्या लगेगा कि जो आपका गाड़ी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सपोज चिंटू एंड गोलू आर गोइंग टू द मार्केट. Golu is running and Chintu is walking behind him. The distance between the two will go on increasing, though both are moving in the same direction. To Golu, it will appear that Chintu is moving away from him. To Chintu also, it will appear that Golu is moving ahead and away from him. This is also an example of relative motion. मान लो कि चिंटू और गोलू मार्केट जा रहे हैं। गोलू है वो दौड़ रहा है और जो चिंटू है वो उसके पीछे चल रहा है, और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, जबकि दोनों मूव कर रहे हैं और वो भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। गोलू के लिए क्या होगा कि जो चिंटू है उससे दूर जा रहा है, ठीक है, और जो चिंटू है उसको क्या लगेगा कि जो गोलू है वो मूव कर रहा है उससे आगे और उससे वो दूर जा रहा है। ये भी एक जो एग्जाम्पल है वो रिलेटिव मोशन का है। यहाँ पे आपका फिगर में भी शो किया गया है एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव मोशंस। We can conclude that motion is the continuous change in the position of the object with respect to the observer. Suppose you are moving towards your friend standing in a field. In what way are you in motion? Are you in motion if you are observing yourself? Is your friend in motion with respect to you? Are you in motion with respect to your friend? Now you may have understood that observer with respect to itself cannot be in motion. Thus, you are moving towards the object with respect to your friend, and your friend is moving towards you with respect to you in opposite direction. In other words, the change in position of the object with respect to observer decides whether object is in motion. This change should also be continuous. Let us take an interesting example to understand the concept of motion. There are 5 players participating in 200-meter race event. They are running in their lanes as shown in the figure 9.2. The players A, B, C, D and E runs 2, 3, 4, 3, 2 meters respectively in 1 second. Can you help the player to understand that which player is in motion with respect to which player and which player is at rest with respect to which player? Fill your responses in the table given below. तो हम लोग ये कंक्लूड किए कि जो मोशन है वो एक कॉन्टिन्यूअस चेंज है ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जर्वर के ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में है। सपोज कीजिए कि आप मूव कर रहे हैं अपने आपके फ्रेंड जहाँ पे वो खड़ा एक फील्ड में, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप किस वे में है कि आप मोशन में है? क्या आप जो मोशन है, आप जो मोशन में है, ठीक है, तो आपने जो ऑब्जर्व किया अपने आप को उस तरीके से आप मोशन में है, या फिर जो आपका जो फ्रेंड है उसने आप उसके अकॉर्डिंग आप मोशन में है? क्या आप जो मोशन में है वो आप अपने फ्रेंड के रिस्पेक्ट में है? अब हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे आप लोग को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो खुद को अपने जो खुद को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो मोशन में नहीं हो सकता है, मीन्स वो खुद को मोशन में नहीं देख सकता है। इसलिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट है आपके फ्रेंड की साइड में जो मूव कर रहा है, तो जो आपका फ्रेंड है वो भी मूव कर रहा है आपकी तरफ, तो आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अदर वर्ड्स में हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या है कि जो पोजीशन हम लोग जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो इसे कौन डिसाइड करेगा?
जो ऑब्जर्वर है वो डिसाइड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या नहीं। रियलिटी में तो मोशन में सब है, लेकिन ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। लोग एक चीज को मोशन में समझ रहे हैं, वही अगर दूसरा देखे तो वो उसको रेस्ट में लगता है। और ये जो चेंज है ये हमेशा कंटिन्यूअस होते रहता है। अगर हम एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट मोशन के कंसेप्ट को समझने के लिए। 5 प्लेयर्स है और ये 5 जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट किए हैं 200 मीटर रेस इवेंट में, और वो सब अपने लेन्स में दौड़ रहे हैं, जैसे कि फिगर 9.2 में यहाँ पे शो किया गया है। और जो प्लेयर ABCDE है वो क्या कर रहे हैं, वो पर मीटर या तो 2 या 3 या 4 या 3 या 2, मतलब पर सेकेंड इतना वो मीटर दौड़ रहे हैं। तो आप उन प्लेयर को हेल्प कर सकते हो समझने में कि कौन सा प्लेयर किस प्लेयर के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है और कौन सा प्लेयर किस प्लेयर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। आपका जो भी रिस्पॉन्स है आपको यहाँ पे टेबल 9.1 में अपने रिस्पॉन्स को फिल करना है। टाइप्स ऑफ मोशन। In our daily life, we see many objects moving. Some objects moving in a straight line and some are not. For example, a ball rolls on a horizontal surface, a stone falling from a building, and a runner on 100-meter race track. In all these examples, you may notice that the position of moving objects is changing with respect to time along a straight line. This type of motion is called motion in a straight line or rectilinear motion. तो हम लोग यहाँ पे मोशन के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। हमारे डेली लाइफ में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखते हैं। जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक जो बॉल है वो रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक स्टोन है वो बिल्डिंग से फॉल हो रहा है, एक जो रनर है वो 100 मीटर रेस ट्रैक पे दौड़ रहा है। ये जितने भी एग्जांपल है आप इसमें नोटिस करोगे कि जो पोजीशन है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो भी स्ट्रेट लाइन में। और ये जितने भी स्ट्रेट लाइन के मोशन है उन्हें रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोला जाता है। Can you think at least 2 or more other example of such motions? You might have observed the motion of timed hands of a clock, motion of child sitting on a merry-go-round, motion of the blades of an electric fan. In such motion, an object follows a circular path during motion. This type of motion is called circular motion. तो आप क्या स्ट्रेट लाइन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन का एक दो एग्जांपल खुद से सोच सकते हो? आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो मोशन है क्लॉक के हैंड्स का, या फिर ऐसा बच्चा जो मेरी गो राउंड झूले पे बैठा है और वो घूर रहा है, या फिर जो इलेक्ट्रिक फैन का जो ब्लेड है वो भी मोशन में है। ये जितने भी मोशन में ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ को अपने मोशन के अकॉर्डिंग वो सर्कुलर पाथ को पे वो मोशन कर रहे हैं। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं उन्हें सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। एंड इट इज योर एक्टिविटी 9.1, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Suspend a small stone with a string of length less than your height with the help of your hand. Displace the stone aside from the position of rest and release. आपको क्या करना है कि एक स्मॉल स्टोन लेना है, उसको धागा से मीन्स टाई कर देना है, और जो धागा है वो आपके हाइट से उसका हाइट कम होना चाहिए, और अपने हैंड की हेल्प से आपको क्या करना है कि उस स्टोन को डिस्प्लेस करना है अपने पोजीशन से। पहले रेस्ट है उसके बाद उसको रिलीज कर देना है। Let the stone comes to rest and break into the point of suspension with the help of your hand and release it. अब क्या करना है कि जो आपका स्टोन है उसको पहले रेस्ट में ले आओ, उसके बाद फिर क्या करना है उसको सस्पेंशन के पॉइंट में लेके आना है, अपने हैंड की हेल्प से उसको फिर से रिलीज कर देना है। Now hold the stone firmly in your hand and roll it over your head. अब क्या करना है, अपने स्टोन को आपको फर्मली होल्ड करना है, उसके बाद अपने सर के चारों ओर उसका चक्कर लगाना है। Write in table given below what type of motion of stone you have observed in all the above 3 cases with justification. तो अब आपको क्या करना है कि आपने 3 बार इस चीज को फॉलो किया, इस इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी मोशन हुआ वो किस टाइप का था और उसका जस्टिफिकेशन क्या हुआ, जितने भी केस में कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में था या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में था, किस टाइप के वो मोशन में था, आपको वो लिखना है।
Have you ever noticed that the motion of the branches of a tree? They move to and fro from their central positions, position of rest. Such type of motion is called oscillatory motion. In such a motion, an object oscillates about a point often called position of rest or equilibrium position. The motion of swing and pendulum of wall clock are also oscillating motions. Can you think about the motion of the needle of a swing machine? What type of motion is it? Now you can distinguish some of the motion viewed by Nimesh. तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया है जो ट्री की ब्रांचेस है उनका मोशन को वो क्या करते हैं कैसे मूव करते हैं टू एंड फ्रो मीन्स अपने सेंट्रल पोजीशन से वो आगे गए फिर पीछे जाए फिर वापस अपने सेंट्रल पोजीशन मीन्स जिस पोजीशन पे वो रेस्ट कर रहे थे उस पे वापस आ जाते हैं इस टाइप के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है इस मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑसिलेट्स करता है अपने सेंट्रल पोजीशन से उस पोजीशन को क्या बोला जाता है रेस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रेस्ट या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो उसका रेस्ट का पोजीशन होता है ये जो मोशन है झूले का या फिर जो पेंडुलम वॉल क्लॉक होता है इसमें जो भी उसका जो सुई होता है घड़ी का वो ऑसिलेट करता है उससे क्या बोलते हैं ये सब ऑसिलेटिंग मोशंस में है क्या आप जो स्विंग मशीन होता है उसमें जो निडल होता है उसके मोशन को बता सकते हैं कि वो किस टाइप का मोशन कर रहा है अब आप बहुत सारे मोशन को डिस्टिंगाइज कर सकते हैं जो कि निमिस के द्वारा पहले देखा जा चुका है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है For a moving object, 2 points are significant. One is the point of start or origin where from the object starts its motion and the other is the point where it reaches after a certain interval of time. Points of start and destination are connected by a path taken by the object during its motion. The length of the path followed by object is called distance. There may be a number of paths between the point of start and the point of destination. Hence, the object may cover different distances between same point of start and destination. The unit of distance is meter or kilometer. तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए 2 पॉइंट सिग्निफिकेंट होता है एक पॉइंट उसका स्टार्ट या ओरिजिन होता है और दूसरा पॉइंट उसका जहां से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया मोशन में उसके बाद जो उसका अदर पॉइंट है वो वहां पे जहां पे उसको पहुंचना होता है उसका फाइनल डेस्टिनेशन बोला क्या कि वो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे वो पहुंच गया तो जो पॉइंट्स ऑफ स्टार्ट है और जो उसका डेस्टिनेशन है वो क्या है कनेक्टेड होता है एक पाथ से जो कि उस ऑब्जेक्ट ने मोशन के जो टाइम में क्या किया था लिया था मीन्स जब वो ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया तो उसका जो भी टाइम लगा उस पाथ को कवर अप करने में वो जितना वो क्या किया उस पाथ को कवर किया और ये जो लेंथ है पाथ का वो किससे फॉलोड होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से मीन्स वो एक हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम लोग को पहुंचना तो हम लोग क्या करेंगे उससे पॉइंट को हम लोग क्रॉस करेंगे इट मीन्स वो क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया वहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ पाथ्स आएंगे पॉइंट्स के स्टार्ट में और पॉइंट के डेस्टिनेशन के में मीन्स जहाँ पे हम लोग का एंड पॉइंट है यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कवर करते हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस लेकिन सेम पॉइंट पे जो उनका स्टार्ट पॉइंट है और डेस्टिनेशन है और जो यूनिट है डिस्टेंस का वो है मीटर जैसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से और किलोमीटर जैसे हम लोग डिनोट करते हैं के एम से इट इज एक्टिविटी 9.2 ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी An object moves from point A to B along 3 different paths. Measure the distance traveled by object along these 3 paths. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है पॉइंट ए से बी तक उसके लिए 3 डिफरेंट पाथ्स है आपको क्या करना है कि डिस्टेंस जो उसने ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया उसके तीनों पाथ्स को मेजर करना है In any motion, you will notice that object gets displaced while it changes its position continuously. The change in position of the object is called displacement. Basically, it is the shortest distance between initial and final position of the object. The path followed by the object between initial and final position may or may not be straight line. Hence, the length of the path does not always represent the displacement. तो किसी भी मोशन में क्या होता है कि आप लोग नोटिस करोगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होता है जब वो पोजीशन को चेंज करते रहता है कंटिन्यूअसली और डिस्प्लेसमेंट भी उसी को बताया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने अपने पोजीशन को चेंज करा बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन
जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसा पाथ जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया गया इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स में, फाइनल पोजीशंस में, वो या तो स्ट्रेट लाइन का हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसलिए जो लेंथ है पाथ का, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। Activity 9.3. In the following cases, measure the distance and displacement and write their values in the table given below. यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है इसमें दो फिगर दिया हुआ है, आपको इसमें क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना, उसके बाद इसके वैल्यूज को नीचे जो टेबल दिया है उसको हम लोग को देख के उसमें लिखना है। यहाँ पे कुछ और फिगर है, सी, डी, बी, ई। आपको इन सबको इस टेबल 9.3 में फिल करना है। Now you can conclude that displacement is smaller or equal to the distance. अब आप लोगों को एक conclusion जरूर हुआ होगा, जो displacement है वो या तो distance से छोटा होता है या फिर distance के equal में होता है। Displacement is equal to distance if body moves along a straight line path and does not change its direction. Displacement distance के equal होगा अगर जो body move कर रहा है वो straight line path में हो और जिसका direction है वो change ना करा हो। If a body does not move along a straight line path, its displacement is less than the distance. अगर जो body move कर रहा है तो वो straight line path में नहीं move कर रहा है, तो जो उसका displacement होगा वो distance से कम होगा। Displacement can be zero but distance cannot be zero. जो displacement है वो zero हो सकता है लेकिन जो distance है वो कभी भी zero नहीं होगा। Magnitude of displacement is the minimum distance between the final position and initial position. तो displacement का जो magnitude है वो minimum होगा distance का जब उसका final position और initial position के जब वो बीच में हो। Distance is the length of the path followed by the body. और जो distance है वो क्या होगा, वो पाथ का लेंथ होगा जो एक बॉडी के द्वारा फॉलो किया गया है। डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन डिपेंडेंट। डिस्टेंस क्या है, पाथ डिपेंडेंट मींस वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर। कैन यू नाउ सजेस्ट अ सिचुएशन इन व्हिच द डिस्टेंस इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट। क्या आप एक ऐसा सिचुएशन सजेस्ट कर सकते हो जिसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के दोगुना हो। Graphical representation of distance and displacement. Distance and displacement can also be shown by graphical representation. To draw a graph, follow the following steps. अब हम लोग जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी शो कर सकते हैं, और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जो नीचे स्टेप्स दिया उसे हम लोग को फॉलो करना है। फर्स्ट, एनालाइज द रेंज ऑफ वेरिएबल्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो इसमें हम लोग को पहले वेरिएबल्स का जितना भी रेंज उसको एनालाइज करना होगा, मीन्स जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यूज है उसको हम लोग को पहले एनालाइज करना होगा। सिलेक्ट द सुइटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द ग्राफ लाइन एडिक्वेटली। अब आपको क्या करना है कि एक सुइटेबल स्केल को सिलेक्ट करना है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ लाइन पे। टेक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस। अब आपको क्या करना है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस पे लेना, और जो आपका जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है आपको उसको वाई एक्सिस पे लेना, और जो इनडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आपको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। Take distance on x-axis and displacement on y-axis. You know that for a motion along a straight line without changing its direction, the distance is always equal to the displacement. If you draw the graph, you will find that the graph line is a straight line passing through origin making an angle of 45 degrees with distance axis as shown in figure 9.7. अब आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस है उसे एक्स एक्सिस पे आपने रिप्रेजेंट करा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा। उसके बाद आप लोग जान गए होंगे कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पे होता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता और वो हमेशा उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो आप लोग क्या पाओगे कि जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन जो पास हो रहा है ओरिजिन से, और वो मेक कर रहा है एक एंगल 45 डिग्री का और अपने डिस्टेंस के साथ एक्सिस पे, और ये जो हमारा ग्राफ है वो फिगर 9.7 में शो किया गया है। Let us take another situation where an object moving from one position to another and coming back to the same position. In this case, the graph line will be a straight line making an angle of 45 degree with distance axis up to its maximum value and then comes to zero as shown in figure 9.8.
तो हम लोग एक और इस सिचुएशन को यहाँ पे एनालाइज करेंगे जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, और फिर से अपने जो सेम जो पहले का जो पोजीशन था वो वहां पे वापस आ जाता है। इस केस में जो ग्राफ लाइन है वो क्या शो करेगा कि एक स्ट्रेट लाइन जिसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री डिस्टेंस के साथ एक्सिस पे, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बाद वो फिर वापस आ गया है 0 पे। तो यहाँ पे जो फिगर 9.8 है वो इस ग्राफ को यहाँ पे शो कर रहा है। नाउ यू कैन इन्फर दैट, अब आप लोग इससे क्या कंक्लूजन निकाले? If graph line is a straight line making an angle of 45 degree with x-axis or y-axis, the motion is straight line motion and distance is equal to the displacement. अगर जो ग्राफ लाइन है वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री का बन रहा है एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के साथ, तो जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। फॉर सेम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस ट्रेवल कैन बी डिफरेंट। अगर हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू सेम रहा तो जो डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया उसका जो ट्रेवल है वो डिफरेंट हो सकता है। If graph line does not make an angle of 45 degree with x axis or y axis, the motion will not be straight line motion. अगर जो ग्राफ लाइन है वो एंगल 45 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, तो जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। When an object moves along a circular path, the maximum displacement is equal to the diameter of the circular path and the distance traveled by object keeps on increasing with time as shown in figure 9.9. जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसके जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा उसके डायमीटर, जो सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है उसके हिसाब से। तो जो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा इंक्रीज करता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा कि फिगर 9.9 में शो किया गया है। It is your in text question 9.1. Try to solve these questions. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।